हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आगे चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सेकंड पार्ट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। इससे पहले कि हम ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करें, मैं एक बात पे स्ट्रेस कर देना चाहती हूँ कि एक्सचेंज रेट में हम दो करेंसीज को कंपेयर करते हैं। हम लोग एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी में डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जब दो करेंसीज होंगी, ओवर द टाइम अगर एक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू हमेशा कम हो रही होगी। यानी अगर एक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी करेंसी हमेशा डिप्रिशिएट हो रही होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आज $1 की कीमत 60 रुपये है और कल को वो $1 की कीमत 70 रुपये हो जाती है, तो इसका मतलब कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य बढ़ गया है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वही एक यूनिट खरीदने के लिए, $1 खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई है, रुपये की वैल्यू जो है उसका मूल्य कम हो रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर एक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है एक्सचेंज रेट में, तो दूसरी करेंसी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही होगी। यानी कि अगर एक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी डिप्रिशिएट हो रही होगी। सिंप्लिसिटी के लिए इस लेक्चर में हमने सिर्फ दो करेंसीज को कंपेयर किया है, इंडियन रुपी और यूएस डॉलर। इंडिया हमारी होम कंट्री है, यूएसए हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। इंडियन रुपी हमारी होम करेंसी है और यूएसए की करेंसी डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। सबसे पहला फैक्टर जो एक्सचेंज रेट पर असर डालता है वो है सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन। हम जानते हैं कि एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हम डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी तरह हम लोग सप्लाई को कंट्रोल कर सकें, सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकें, तो एक्सचेंज रेट को भी हम लोग बदल सकते हैं। सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्री का सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास कुछ विदेशी मुद्रा भंडार बना के रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बना के रखता है, जिसकी मदद से वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहे तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा सप्लाई कर सकता है मार्केट में, या फिर उसकी सप्लाई को वो कम कर सकता है। जैसे ही सेंट्रल बैंक सप्लाई को कम या ज़्यादा करेगा, एक्सचेंज रेट को भी वो बदल देगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो आज एक यूएस डॉलर की कीमत है 70 रुपये। आरबीआई ने अब क्या किया, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से डॉलर निकालता है और उसको मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। आरबीआई यहाँ क्या कर रहा है, वो यूएस डॉलर की सप्लाई को बढ़ा रहा है। अब जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई यूएस डॉलर की, उसका प्राइस गिर गया और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, रुपये अप्रिशिएट हो रहा है। अब यहाँ पर एक यूएस डॉलर की कीमत अब हो गई है 60 रुपये। पहले 70 थी, अब 60 हो गई है। एक ही डॉलर को खरीदने के लिए अब हमें कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि रुपये की वैल्यू बढ़ गई, रुपये अप्रिशिएट हो गया। किस वजह से? ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने बीच में इंटरवीन किया, इसलिए रुपये की वैल्यू बढ़ गई। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है। जब हमने बोल दिया कि हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, रुपये को हमने मार्केट फोर्सेस पर छोड़ रखा है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो आरबीआई को क्यों बीच में इंटरवीन करने की ज़रूरत है? क्यों वो यूएस डॉलर की सप्लाई को कम या ज़्यादा कर रहा है? इसका सीधा सा आंसर ये है कि जैसे ही रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरने लगेगी, तो आरबीआई आएगा उसको बचाने के लिए। अगर रुपये बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, उसने जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार बना के रखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में उसने अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज रखी हुई हैं, वहाँ से करेंसी निकालेगा और उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि हमारा रुपये अप्रिशिएट हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं गिरने दें। कोई भी देश भले ही अपनी करेंसी की वैल्यू को मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दे कि जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी, उस हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेट निकल जाएगा, लेकिन जब भी किसी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने लगेगी, तो वो देश अपनी करेंसी की वैल्यू को बचाने के लिए अपने सेंट्रल बैंक की हेल्प लेगा। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी सप्लाई होगी उसको कंट्रोल करेगा। इसके लिए उस सेंट्रल बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी खासी फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। जब भी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू को बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए
मार्केट में डिमांड और सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। उसी सिस्टम का एक हाइब्रिड है डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है कि हमने अपनी करेंसी को फ्लोट करने दिया, यानी कि हमने अपनी करेंसी की वैल्यू एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हमने डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल किया। तो मार्केट में जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी, उस हिसाब से अपना एक्सचेंज रेट निकल जाएगा। अब अगर इस सिस्टम में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करने की कोशिश करता है, उस देश का सेंट्रल बैंक बीच में आकर सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। सेकेंड फैक्टर जो एक्सचेंज रेट पर असर डालता है वो है इंटरेस्ट रेट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग यहाँ कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट तो बैंक लोन पर भी होता है, बॉन्ड्स पर भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर भी होता है, कमर्शियल सिक्योरिटीज़ पर भी होता है। तो हम लोग यहाँ कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इन सभी इंटरेस्ट रेट की। हम बात कर रहे हैं एक जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है एक देश का, कि आपकी कंट्री में ब्याज दर का सामान्य स्तर कितना है, कि दूसरी कंट्री से कंपैरिजन में यहाँ ब्याज दर ज़्यादा रहते हैं या कम रहते हैं। इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट पर किस तरह से प्रभाव डालता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आज एक $1 की कीमत है 70 रुपये। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट हमने लिया है इंडियन बॉन्ड्स के ऊपर 5%। आप बॉन्ड्स बोलो या डिबेंचर बोलो, एक ही बात होती है। तो इंटरेस्ट है 5%। इन बॉन्ड्स में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, यानी उन्होंने ये बॉन्ड खरीदे हुए होंगे, उनको 5% इंटरेस्ट सालाना मिलता है। उन लोगों में कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने ये बॉन्ड खरीद के रखे हुए, उनको भी 5% की दर पे ब्याज मिल रहा है। अब मान लो 5% से बढ़कर इंटरेस्ट रेट हो जाता है 6%, यानी बॉन्ड पर आप पहले 5% इंटरेस्ट कमा रहे थे, अब आप 6% कमा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, उनका रिटर्न बढ़ गया है। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ऐसे होंगे जो और ज़्यादा इंडियन बॉन्ड्स को खरीदेंगे। तो जैसे ही वो इंडियन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, इंडियन बॉन्ड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें इंडियन रुपी चाहिए। फॉरेनर्स के पास है डॉलर, तो वो क्या करेंगे, वो डॉलर को बेचना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो डॉलर को बेचना उन्होंने शुरू किया, यूएस डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने की वजह से एक $1 की कीमत अब हो गई है 60 रुपये। 60 रुपये होने की वजह से हमारा इंडियन रुपये अब एप्रिशिएट हो गया है। पहले हमें $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 60 रुपये देने पड़ते हैं, यानी इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो गया है और यूएस डॉलर डेप्रिशिएट। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारी कंट्री के इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाने के लिए बॉन्ड्स खरीदने लग गए। वो बॉन्ड्स खरीदेंगे, डिबेंचर खरीदेंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, इन सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए उनको इंडियन रुपी चाहिए होगा, तो वो यूएस डॉलर सप्लाई करेंगे। जैसे ही यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, वैसे ही इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा, यानी हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ अगर किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाते हैं, तो उनकी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि जब भी किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो उनकी करेंसी एप्रिशिएट होगी। जैसे ही किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी हमारे देश की आर्थिक स्थिति। हमारे देश की आर्थिक स्थिति हमारी होम करेंसी की वैल्यू पर भी प्रभाव डालती है। मान लो इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वर्ल्ड मार्केट में ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि ये कंट्री ग्रो कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेश करना चाहेंगे। तो जैसे ही फॉरेनर्स हमारी कंट्री में निवेश करना शुरू करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, हमारे देश की जो होम करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है,
यानी रुपी एप्रिशिएट होने लगेगा अगर हमारी कंट्री अच्छे से ग्रो कर रही है तो। इसके साथ साथ हमारे देश की फिस्कल पॉलिसी कैसी है, इससे भी हमारे एक्सचेंज रेट पर असर पड़ता है। मान लो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी में डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है तो ये बहुत नेगेटिव सिग्नल सेंड करता है और हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने लगती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? अब जब सरकार अपना बजट तैयार करती है तो वो अपने एक्सपेंडिचर नोट करेगी, अपनी रिसिप्ट्स नोट करेगी, यानी हमारी इनकम कितनी होगी, कहाँ से पैसा आएगा और मुझे किस तरह से खर्च करना है। अगर खर्चे ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम हैं तो बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने नोट छापने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने नोट छापने शुरू किए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई और इन्फ्लेशन आ जाएगा कंट्री में, महंगाई आ जाएगी। तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ख़राब हो जाएंगी और हमारी कंट्री की होम करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। देन अगर किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट अपना सारा ध्यान वॉर पर ही देगी। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा डिफेंस पर होगा। एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएगी। और वैसे भी जिस कंट्री में वॉर चल रही हो, बिजनेस अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई भी विदेशी निवेशक हमारी कंट्री में निवेश नहीं करना चाहेगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में नहीं आएगी, फॉरेन ट्रेड भी नहीं हो पाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से हमारी होम करेंसी की वैल्यू गिरने लगेगी। इसके बाद हमारे देश की ट्रेड पॉलिसी क्या है, उससे भी हमारी होम करेंसी की वैल्यू पर असर पड़ता है। मान लो इंडिया एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, इंपोर्ट कम से कम रखना चाहता है, यानी कि हम अपना सामान बाहर के देशों में बेचना चाहते हैं और हम लोग बाहर से कम सामान खरीदना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग सामान बाहर बेच रहे हैं, पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में मिलेगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी और उसकी वजह से रुपी एप्रिशिएट करेगा, हमारी होम करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारा कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि अगर हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट, हमारी नेशनल इनकम या फिर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारी होम करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है, होम करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हमारी गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ कर रही है, हमारा बजट कमज़ोर है, हम नोट छाप कर अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, रुपी डेप्रिशिएट करेगा। अगर हमारे देश में वॉर की सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। और अगर हमारी कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, यानी कि फॉरेन ट्रेड में हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इंपोर्ट हम लोग कम से कम रखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी। अगर इससे उल्टा होता है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट भी होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारी एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करता है वो है मॉनेटरी कंडीशंस। इसमें इन्फ्लेशन का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे देश में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मान लो आज हमारा एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 60 और इंडिया में एक मोबाइल फ़ोन की कीमत है $6000 और यूएस में उसी मोबाइल फ़ोन की कीमत है $100। अब यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ में मोबाइल फ़ोन की वैल्यू सेम है। इंडिया में आपको 6000 का मिल रहा है, अगर आप यूएस से ख़रीदोगे आपको $100 पे करने पड़ेंगे और $100 बराबर है ₹6000 के। तो दोनों कंट्रीज़ में प्राइस सेम है। अब अगर इन्फ्लेशन की वजह से इन मोबाइल फ़ोन की कीमत हो जाती है ₹7000, तो हमारे लिए इम्पोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। हम इंडिया से ₹7000 की खरीदें, इससे अच्छा है हम लोग यूएसए से इम्पोर्ट कर लें तो हमें 6000 की पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूएस से खरीदना शुरू कर देंगे। इंडिया की इम्पोर्ट यूएसए से इंक्रीज़ हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे ही हमारी इम्पोर्ट बढ़ी, हमें इम्पोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर की ज़रूरत होगी। अगर हम यूएसए से कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी, तो हम लोग डिमांड करने लगेंगे यूएस डॉलर की, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ते ही हमारा एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा एक्सचेंज रेट हो गया है $1 बराबर $70।
यानी हमारी जो होम करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है, रुपये की वैल्यू कम हो गई है। पहले $1 खरीदने के लिए हमें 60 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जैसे ही किसी देश में इन्फ्लेशन आती है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो फॉरेन गुड्स हमारे लिए कंपैरेटिवली सस्ते हो जाते हैं। तो हम लोग अपने इंपोर्ट बढ़ाने लगेंगे। हम लोग बजाय इसके कि हमारे देश के महंगे गुड्स खरीदे, हम लोग फॉरेन से सस्ते गुड्स को इंपोर्ट करने लगते हैं। तो इंपोर्ट जब हमारी इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि इंपोर्ट के पैसे पे करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने की वजह से फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, और उसके साथ साथ हमारी होम करेंसी डेप्रिशिएट होने लगेगी। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हमारे गुड्स महंगे होने लगेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉरेनर्स के लिए, वो महंगी हो जाएंगी। तो वो लोग हमारा सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारा सामान अब महंगा हो गया है। तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी फॉरेन मार्केट में। दोनों तरफ से इन्फ्लेशन की वजह से नेगेटिव असर पड़ता है। एक तो हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है, दूसरा हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है। दोनों की वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, होम करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इससे उल्टा होता है, मान लो कि इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन आ जाती है, प्राइसेस कम हो रही हैं, तो उस केस में हमारी इंपोर्ट कम हो जाएंगी और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी और हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। हमारा कंक्लूजन क्या निकला? जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन होगा, उनके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तो उसकी वजह से उनकी होम करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से होम करेंसी अप्रिशिएट करेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगला फैक्टर है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। मान लो आज $US और इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 70 रुपये। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट इंक्रीज कर रहा है। मान लो सेंसेक्स बढ़ रहा है। जब भी कोई स्टॉक मार्केट इंक्रीज करता है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि अगर आज हम लोग इसमें निवेश करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो कल को हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें निवेश करना चाहेंगे। उसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होंगे। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स को परचेज या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको इंडियन रुपी चाहिए होगा। उनके पास है डॉलर, तो वो इंडियन रुपी खरीदने के लिए $US सप्लाई करेंगे। $US की सप्लाई इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से $US का प्राइस 70 रुपये से 60 रुपये हो जाएगा। इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगा। आपको पहले $1 खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब सिर्फ 60 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक और फैक्टर होता है डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग क्या होता है? मान लो कोई भी एक कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए। जब उसने डिबेंचर इशू किए तो उसके पास पैसा आया। अब उसके बाद जब वो उस पर ब्याज देना शुरू करेगा और कुछ समय बाद जब वो उनको रिडीम करेगा, वो सारा पैसा जो उसने लिया था वो वापस देगा इन्वेस्टर्स को। उसको हम लोग कहते हैं डेट सर्विसिंग, यानी जो हमने डेट इशू की है उसके ऊपर ब्याज देना और उसको रिडीम करना। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लो आज हमारा एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 60 रुपये। कुछ समय पहले कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन बॉन्ड्स खरीदे हुए होंगे। इंडियन बॉन्ड्स खरीदते वक्त उन्होंने इंडियन रुपी में पेमेंट की होगी। तो जब उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उनको ब्याज की पेमेंट मिलेगी, रिडेम्पशन की पेमेंट जब उनको मिलेगी, तो वो भी उनको इंडियन रुपी में मिलेगी। अब टाइम आ गया है रिडेम्पशन का। तो रिडेम्पशन की अमाउंट जब उन्होंने इंडियन रुपी में ली, उनके कोई काम का नहीं है इंडियन रुपी, वो उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे $US में, अपनी होम करेंसी में। तो जैसे ही वो लोग $US को कन्वर्ट करेंगे, वो लोग मांग करेंगे $US की, उसके बदले में वो इंडियन रुपी दे देना चाहेंगे। $US की डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट अब हो गया है $1 बराबर 70 रुपये। यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, उसका प्राइस बढ़ गया है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई है। अब हमें ज़्यादा रुपी पे करना पड़ता है $1 को खरीदने के लिए। हमने इन एग्जाम्पल्स में क्या देखा, जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में आके हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है,
हमारी शेयर्स खरीदता है, हमारी सिक्योरिटीज़ खरीदता है, तो हमारी होम करेंसी एप्रिशिएट होती है, क्योंकि वो आकर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ा रहा है। इसके ऑपोजिट अगर कोई भी इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करता है, तो वो डिमांड क्रिएट कर रहा है फॉरेन करेंसी की। वो फॉरेन करेंसी मांगेगा, यूएस डॉलर मांगेगा। जैसे ही उसकी मांग बढ़ेगी, हमारी होम करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी। सिमिलरली, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के बॉन्ड परचेज कर रहा है, उस टाइम पर भी इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगा। लेकिन जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा और उस फॉरेन इन्वेस्टर को पेमेंट इंडियन रुपीज़ में मिलेगी, उसको वो कन्वर्ट करना चाहेगा यूएस डॉलर में। यानी कि वो डिमांड बढ़ा देगा यूएस डॉलर की, उसकी मांग बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपी डेप्रीशिएट कर जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर बाहर से बॉन्ड खरीदता है और उसकी पेमेंट उसको यूएस डॉलर में मिलती है रिडेम्पशन के टाइम पर, तो वो उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेगा। उसको जो डॉलर मिले हैं वो इंडिया में आकर बेचेगा। तो यहाँ पर यूएस डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगा, इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कंक्लूजन क्या निकला? जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा, तो इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगा। अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर बाहर की सिक्योरिटीज़ खरीदता है, बाहर के शेयर मार्केट में जाकर निवेश करता है, तो इंडियन रुपी डेप्रीशिएट होगा। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया के डेट सिक्योरिटीज़ खरीदे हुए हैं, जैसे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, तो उसके रिडेम्पशन के टाइम पर इंडियन रुपी डेप्रीशिएट होगा। अगर किसी इंडियन इन्वेस्टर ने बाहर की डेट सिक्योरिटीज़ में परचेज कर रखी है, बाहर के डिबेंचर्स या बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो उसके रिडेम्पशन के टाइम पे यानी डेट सर्विसिंग के टाइम पर इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगा। पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से भी एक होम करेंसी की वैल्यू पर असर पड़ता है, एक्सचेंज रेट पर असर पड़ता है। मान लो हमारे देश में आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी राजनीतिक अस्थिरता है। उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में निवेश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक डेफिनेट लीडरशिप ही नहीं है देश में। उस केस में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहेंगे देश से। तो जितनी भी फॉरेन करेंसी उन्होंने यहाँ निवेश कर रखी है, उसको वापस ले जाएंगे। फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी होम करेंसी डेप्रीशिएट करेगी, यानी हमारी होम करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अपोज अगर हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे पास एक फिक्स्ड गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो उस केस में हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। अब जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हमने सिर्फ एक फैक्टर को देखा है, उसके साथ साथ बाकी के सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट माना है। नेक्स्ट फैक्टर है ट्रेड मूवमेंट्स। इसमें हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करेंगे। इन्फ्लेशन वाली स्लाइड में हमने देखा था, जैसे ही इंडिया की इंपोर्ट इंक्रीज हुई, इंडिया की करेंसी डेप्रीशिएट हो गई। रीज़न क्या था? जब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो उसकी पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने लगती है। जैसे ही फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी कि उतनी ही फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए अब हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी रुपये की वैल्यू कम हो गई है, रुपये डेप्रीशिएट कर गया है। इसके ऑपोजिट अगर हमारे देश की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम लोग बाहर ज़्यादा सामान बेच कर आ रहे हैं, तो उस सामान को बेचने के बदले में हमें पेमेंट जो मिल रही है वो फॉरेन करेंसी में मिल रही है। मान लो हमें डॉलर्स में पेमेंट मिल रही है, तो पेमेंट जब हमें डॉलर्स में मिली, हम लोग उसको रुपये में बदल देना चाहेंगे। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई करेंगे, हम लोग डॉलर बेचेंगे, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और उसका प्राइस कम हो जाएगा। यानी अब हमें उतने ही डॉलर खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और इम्पोर्ट कम होंगी, तब हमारी होम करेंसी अप्रिशिएट करेगी, होम करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी और एक्सपोर्ट कम होगी, उस केस में हमारी होम करेंसी डेप्रीशिएट करेगी, होम करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगला फैक्टर है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, यानी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह। कैपिटल फ्लोज का मतलब होता है जब एक देश से दूसरे देश में पैसा जाता है निवेश के लिए, इन्वेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए।
हमने स्टॉक एक्सचेंज फैक्टर्स वाले स्लाइड में देखा था कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडियन रुपी अप्रिशिएट होता है। रीज़न क्या है? जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहेंगे, यहाँ निवेश करना चाहेंगे, तो उनको इंडियन रुपी की ज़रूरत होगी। तो वो उसके बदले में हमें डॉलर ऑफर करेंगे कि आप डॉलर्स ले लो, इसके बदले में मुझे इंडियन रुपी दे दो। तो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगा, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर के मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उनको उसके लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी। फॉरेन मार्केट में जाके वो इंडियन रुपी सप्लाई करेंगे कि आप रुपी ले लो और इसके बदले में मुझे फॉरेन एक्सचेंज दे दो ताकि मैं यहाँ की सिक्योरिटीज़ खरीद सकूँ। तो इंडियन रुपी की जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में, तो इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, उसका प्राइस कम हो जाएगा, यानी कि इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। हमारा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि जब भी फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हमारे देश में बढ़ जाएंगे, यानी कि विदेशी निवेशक हमारे देश में पैसा निवेश करना चाहते हैं, यानी कि हमारे देश में फॉरेन का कैपिटल आ रहा है, उस केस में हमारा इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगा। इसके ऑपोजिट अगर फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो बढ़ जाते हैं, यानी इंडियन निवेशक बाहर के देशों में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो पैसा यहाँ से निकलकर दूसरे देश में जा रहा है, उस केस में इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगा। लास्ट फैक्टर है ग्रोइंग स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ मतलब सट्टाबाजी। हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज रेट निकालने के लिए, यानी प्राइस निकालने के लिए। अब डिमांड और सप्लाई बार बार चेंज होती रहती है, तो एक्सचेंज रेट भी बार बार बदलता रहता है, डेली बेसिस पे बदलता रहता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोग सट्टेबाजी शुरू कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। इन स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो पिछले महीने $1 की कीमत थी 50 रुपये, इस महीने वो हो गई है 60 रुपये, यानी कि US डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, US डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो। यही सोचकर कुछ लोग क्या करेंगे कि आज उसको 60 रुपये में ख़रीद लेंगे, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जब US डॉलर मान लो 70 रुपये का हो जाएगा, उस टाइम पर वो उनको बेच देंगे, तो उनको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो कि ये लोग सोच रहे हैं कि अगले महीने तक $1 की कीमत हो जाएगी 70 रुपये। उन्होंने क्या किया? उन्होंने US डॉलर खरीदना शुरू कर दिया $1 बराबर 60 रुपये के दाम पर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, US डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है आज के दिन में। डिमांड जैसे ही इंक्रीज होगी तो प्राइस अपने आप ही इंक्रीज होने लगेगा और वो एक्चुअली 60 रुपये से 70 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमारा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। पहले हमारी वैल्यू पहले $1 की कीमत थी 60 रुपये, अब वो हो गई है 70 रुपये। और ये हुई क्यों? सिर्फ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर यहाँ किसी तरह की कोई सट्टाबाजी नहीं होती, कोई स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी नहीं होती, तो प्राइस इंक्रीज होता ही नहीं डॉलर का। यहाँ पर प्राइस सिर्फ इस वजह से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को ख़रीदना शुरू कर दिया। जब वो लोग डॉलर को ख़रीदना शुरू करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस एक्चुअली में इंक्रीज कर जाएगा और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सब सच हो जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पेक्यूलेशन, यानी सट्टाबाजी। यहाँ पर लोग शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर निवेश करते हैं और इन लोगों को हम लोग कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स, यानी कि वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए। ये थे वो सारे फैक्टर्स जो एक्सचेंज रेट पर इम्पैक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। इसके बारे में बुक में आपको जितना दे रखा है वो सारा पढ़ लो। किसी भी स्लाइड में आपको कोई भी डाउट है तो आप वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। थैंक यू।